हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th के ज्योग्राफी चैप्टर 3 के बारे में। जैसे कि हम इस क्लास के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज ये जो तीसरा चैप्टर है इसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ। अब इसमें हम क्या बताया जाएगा, हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि पृथ्वी किस प्रकार से खुद को बदल रही है या फिर उसमें जो चेंजमेंट होते हैं जैसे हम देखते हैं तो वो सारे किस प्रकार से होते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी बनी है वो बहुत सारी प्लेटों से मिलके बनी है। मतलब बहुत सारी अलग अलग प्लेट्स हैं वो मिली और उसके बाद उससे जो हमारी पृथ्वी है उसका निर्माण हुआ, तो उनको हम बोलेंगे स्थलमंडलीय प्लेट। अब होता है क्या कि ये जो प्लेट है इनमें गति होती रहती है, गतिशील है ये, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है। अब ये गति जैसे बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कुछ सालों में, मतलब कुछ साल या हर साल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये थोड़ी बहुत घूमती है या हिलती है, अपनी जगह से अपनी स्थिति परिवर्तित करती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। अब देखो ये होता क्यों है, प्लेट्स हैं वो तो ठोस है एक तरीके से, तो वो हिल कैसे पाती हैं। जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर वो पिघला हुआ है, तो पिघली हुई चीज तो गति करेगी ना इधर उधर। तो जब वो गति करती है तो उसके साथ साथ वो प्लेट्स भी गति करती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर वो कैसे घूमता रहता है, ऐसे राउंड 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 एक चक्कर में घूमता रहता है। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि ये प्लेट्स भी गति करती हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। अब ये जो प्लेट्स घूमती हैं इसकी वजह से जो पृथ्वी की सतह है, ऊपरी सतह है, उसमें भी परिवर्तन होगा, कहीं से धंस जाएगी, कहीं से ऊपर उठ जाएगी। ऐसा होता है, हमने देखा भी है। अब पृथ्वी की जो गति है वो मतलब जो बल उस पर लगता है, जो फोर्स लगता है, उसके आधार पर इसको बांटा गया है कि पृथ्वी की गति किस प्रकार से होती है। और ये गतियां उत्पन्न होती हैं, जो बल लगते हैं उसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। तो ये जो बल हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर की साइड लगते हैं, मतलब अंदर की साइड जो बल लगता है उसको अंतर्जनित या एंडोजेनिक बोलेंगे, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। समझे कि यहाँ पे मतलब कि पृथ्वी है उसके अंदर भी एक बल लगता है और पृथ्वी है उसके बाहर भी एक बल लगता है। अब जो बाहर लगता है उसको बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक, और जो अंदर लगता है उसको अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। अंतर्जल बल अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब देखिए होता क्या है कि जो पृथ्वी है उसके जो अंदर की साइड बल लगता है, जो फोर्स लगता है, वो कैसे होता है कि कई बार तो वो एकदम ऐसे अचानक से लगता है और कई बार वो बहुत धीमे से लगता है। तो जब धीमे लगता है तब तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब वो अचानक से लगता है या अचानक से भूकंप आता है तो उससे होता है वो बल लगता है, तो उससे भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। तो उससे जो पृथ्वी की सतह है उससे बहुत सारी हानि होती है। आपको पता है क्यों होती है, क्योंकि भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगी तो आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये हमें एक डायग्राम बना के समझाया गया है कि पृथ्वी की गतियां किस प्रकार की होती हैं, अर्थ की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है। दो बल लगते हैं, आपको समझ आया है यहाँ तक कि एक अंतर्जनित एंडोजेनिक फोर्स होता है, एक बहिर्जनित होता है या एक्सोजेनिक फोर्स होता है। ठीक है, अब इसका भी आगे है कि ये किस प्रकार से हमें करते हैं, मतलब किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। अब देखो जो आकस्मिक लगता है या जो सडन फोर्स लगता है, जो अचानक लगता है, तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है और भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है, वोल्केनोज होते हैं और अर्थक्वेक आता है। ठीक है, एक होता है पटल विरूपण बल या डेस्ट्रोफिक फोर्सेस। ये क्या है, ये तो अचानक लग गया, और कई बार एक ऐसा भी लगता है बल कि वो मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसका आकार ही परिवर्तित कर देता है।
आकार कैसे परिवर्तित कर देता है, जो पर्वत है उनका निर्माण किस वजह से हुआ, ये जो पटल विरूपण बल है ये डायस्ट्रोफिक फोर्सेज जो होते हैं उनकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आए। अचानक लगा बल तो उससे क्या क्या उत्पन्न होगा, भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगी, भूस्खलन होगा। और जो मतलब एक ऐसा फोर्स लगता है, इसी का है अंतर्जनित का ही है एक पार्ट की पटल विरूपण या डिस्ट्रोफिक फोर्स। ये क्या है, ये पर्वतों के निर्माण वाला बल होता है, मतलब इसकी वजह से पहाड़ों का निर्माण होता है। सेकंड है बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये किस तरीके का होता है और कैसे होता है, अपर्दन और निक्षेपण की वजह से होता है। इरोशनल एंड डिपोजिशनल, मतलब अपर्दन या फिर निक्षेपण, कहीं से मिट्टी कटेगी और कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से जो बाहर की जो बाहरी सतह है या फिर जो बाहर की साइड से जो बल लग रहा है वो होगा यहाँ पे। इसकी वजह से ये क्या क्या चीजें होती हैं, नदी या फिर बहता पानी, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद की, मतलब ये कैसे हो सकता है, कैसे होता है, किन चीजों की वजह से होता है। अपर्दन किस वजह से होता है, नदियों की वजह से होता है, हवा करती है, समुद्री तरंगे भी कर देती हैं, और जो ग्लेशियर हैं, हिमनद है, वो भी करते हैं। तो ये होता है बहिर्जनित बल। ठीक है, समझ गए होंगे। पृथ्वी की गति होती है वो दो बलों पे निर्भर करती है, एक अंतर्जनित बल पे, दूसरा बहिर्जनित बल पे। ये जब लगता है तो क्या क्या हो सकता है, और ये जब लगता है या फिर किस प्रकार से बाहर की जो हमारी सतह है उसको प्रभावित करते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट ऊपर नाम आया था। भूपट पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी है उसके अंदर प्लेट्स पाई जाती हैं, तो वो प्लेट्स किस प्रकार की होती है वो यहाँ बताया गया है कि ये बड़ी होती हैं आकार में, कुछ छोटी होती हैं लेकिन कठोर होती हैं और असमान आकार की होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी प्लेट्स समान आकार की हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। अब देखिए, जो बाहर की सतह है वो प्रभावित कैसे होगी, क्योंकि महाद्वीप जो हमारी पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, उसकी पर सतह, और जो महासागर है जो उसका तल है उसकी जो सतह है वो किस पे टिकी है, इन प्लेट्स पे टिकी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब उनमें हलचल होती है तो ये हमें सतह पे भी फील होती है। ठीक है, ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। आपको पता है कि ज्वालामुखी क्या होता है, पहाड़ में एक छेद जैसा होता है, या फिर ये मतलब मोस्ट ऑफ द पहाड़ में ही होता है, क्योंकि जो लावा निकलता है वो वैसे ही बाहर निकल के पहाड़ जैसी संरचना बना लेता है। तो आप ऐसे समझिए कि मतलब एक गड्ढा जैसा होता है, उससे जो मैग्मा है, जो पिघली हुई चीजें वो अचानक निकलती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्रॉपर्टी है, ये मेंटल है, यहाँ पे पिघला हुआ मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ से जो लावा ट्यूब है इससे बाहर आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राख या फिर कम पिघली हुई वो सारी चीजें है, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इसका तो ये झटके के साथ निकलता है। तो जो राख है, धूल है, पत्थर है, जो सब कुछ है वो सारा का सारा बाहर फेंक दिया जाता है। ये देखो यहाँ लिखा है गैस व राख। क्रेटर इस खड्डे को बोलते हैं जहाँ से फूटता है। ये जो है ये एक ट्यूब है या निकास बोल सकते हैं, वेंट बोल सकते हैं। ये जो बाहर निकल रहा है ये लावा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो दिखाया गया था उस वर्ड का मीनिंग बताया कि एंडो प्लस जेनिक यानी अंत उत्पत्ति और बाह्य उत्पत्ति। तो आप समझ गए होंगे, अंत उत्पत्ति यानी एंडो यानी अंदर और बाह्य यानी बाहर। सिंपल। स्थलमंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। स्थलमंडलीय जो प्लेट हैं जो पृथ्वी के अंदर हैं, जब वो गति करती हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई भी चीज हिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं कंपन होता ही है। और यह कंपन है अब पृथ्वी में हो रहा है तो पृथ्वी में चारों ओर गति करेगा, तो इस कंपन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। भूमि पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, फोकस, फोकस के अंदर फोकस सेंटर होता क्या है कि जैसे पृथ्वी के अंदर कंपन आरंभ हुआ तो जहां से वो स्टार्ट हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम, उद्गम केंद्र या फिर फोकस केंद्र बोलेंगे, फोकस सेंटर बोलेंगे। ठीक है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं।
अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता कम हो जाती है। अब देखिए ये चीज आप समझिएगा कि उद्गम केंद्र या फोकस सेंटर क्या है। ये वो सेंटर है जहां से कंपन स्टार्ट हुआ, मतलब पृथ्वी के अंदर जहां से कोई भी प्लेट हिली वहां से जो कंपन था, जो अ, भूकंप था, वो वहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब वो कंपन करता 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 पृथ्वी की सतह पे आएगा, तो जो पृथ्वी के अंदर हुआ उसको तो बोलेंगे उद्गम केंद्र, और जो पृथ्वी की सतह पे हुआ उसको बोलेंगे अधिकेंद्र, फोकस सेंटर एंड एपीसेंटर। ठीक है। होता क्या है, अधिकेंद्र के जो सबसे पास वाला भाग होगा, जो सबसे पास में होगा, वहां पे सबसे ज्यादा हानि होगी, क्योंकि वहां पे इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी उसकी तीव्रता कम होती जाएगी, तो हानि भी कम होगी। ठीक है। देखिए, अब ये देखिए, ये पृथ्वी की सतह है, ये जो येलो येलो दिख रही है, और ये जो ब्राउन है ये पृथ्वी की भूपर पट्टी है, मतलब अंदर का भाग है। ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ, ये बाहर आया, और फिर ये ऐसे चारों ओर दिशाओं में ये ऐसे फैलता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फोकस सेंटर हो गया और ये एपी सेंटर हो गया। ठीक है। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसफर वेव। और एल तरंगे, पृष्ठीय तरंग या फिर सरफेस वेव। अब ये क्या है, भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे आसपास कभी भूकंप की घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में बताया गया है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांप का धरातल पर आना। क्योंकि जानवर हैं, इनको भूकंप का पहले पता चलता है हमसे। तो देखना, जब भी जानवर ये भूकंप जैसी कोई घटना होती है जो मतलब ज्यादा तीव्र होते हैं, तो उस समय मतलब जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। अगर आपके आसपास कई सारे सांप भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अगर धरातल में हलचल होगी तो सांपों को सबसे पहले पता चलेगा, तो वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये एक डायग्राम दिखाया गया है, चित्र है यहाँ पे, कि गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। भूकंप आता है तो बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, आपको पता है। तो ये मतलब किसी उसकी अखबार की कटिंग यहाँ लगाई गई है कि भूकंप किस प्रकार से तबाही मचाता है। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब भूकंप को मापने के लिए कुछ किसी ना किसी डिवाइस की भी जरूरत पड़ती है। जो डिवाइस होता है भूकंप को नापता है उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो देखिए, याद रखेंगे, भूकंप को मापते किससे हैं, भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ से। इसकी तीव्रता मापी किस पे जाती है, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 से अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 से अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब देखिए, समझिए, यहाँ पे दो या फिर 2 पॉइंट से कम का जो भूकंप है वो ना के बराबर होता है, उसको हमें पता भी नहीं चलता है। जो 5 तक है तो उससे मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर चीजें गिरेंगी, चीजें गिर सकती हैं उससे, तो चीजें गिरेंगी तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। जो 6 या फिर 7 या फिर इससे ज्यादा के जो भी होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बस ऐसा याद रखिएगा। अब यहाँ पे सिस्मोग्राफ दिखाया गया है, ये इस प्रकार का होता है नापने का, और ये जो ये रोल जैसा आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये ऐसे लाइन सी बनती हैं, तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये भूकंप कितनी ज्यादा तीव्रता का था। ठीक है। ये वही सारी चीजें दी गई हैं कि भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करें। तो भूकंप के दौरान क्या करना है, सुरक्षित स्थान क्या होता है भूकंप के दौरान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। ठीक है। कि ऐसी कोई भी चीज का आप सहारा ले सकते हैं अगर भूकंप आ रहा है, तो जो आपके सर पे कुछ गिरने से बच जाए, जैसे मेज हो गई, जो रसोई में हम काउंटर लगाते हैं वो काउंटर हो गए। दूर किन किन चीजों से रहना है, आग वाले स्थान, या तो जैसे घर में गैस चूल्हा होता है उससे साइड रहें, जो दीवार में मतलब जो हमारी लाइटिंग है उनसे दूर रहें, या फिर ऐसी चीजों से दूर रहें जिनसे आग लग सकती है। चिमनी के आसपास, जैसे मैं बता रहा हूँ कि घरों में चिमनी होती है, उससे दूर रहें।
खिड़कियों दरवाजों से दूर रहें, क्योंकि उनमें शीशे लगे होते हैं, टूट सकती हैं, तो वो उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। मतलब अपने परिवार को और दोस्तों को इस चीज के बारे में बता के रखें कि अगर भूकंप जैसी कोई भी स्थिति होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मुख्य स्थलाकृतियां, मेजर लैंडफॉर्म्स की क्या क्या होता है पृथ्वी पे, कैसी सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, कैसी कैसी लैंड हैं, या फिर वो कैसे कैसे बनती हैं, वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय वेदरिंग एंड इरोजन, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो हमें धरती दिखाई दे रही है, जिस धरती को हम देख सकते हैं, जिस पे रह रहे हैं, वो उसकी स्थिति बदल रही है, मतलब वो चेंज हो रही है बार बार। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ये क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह है उसमें जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं, तो ये अपक्षय की क्रिया होती है। भूधरसे पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन कहते किसे हैं? भूधरस्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। जैसे मिट्टी का कटाव, सबसे मुख्य अपर्दन यही है कि जैसे मिट्टी है वो हमारी किस किस चीज से कट सकती है, जल से कट सकती है, हवा उसको उड़ा के दूसरी जगह ले जा सकती है, जो बर्फ के जो ग्लेशियर्स होते हैं वो उसको दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपर्दन हो गया। और चट्टानों का टूटना या सैलों का टूटना क्या होता है, अपक्षय होता है। ठीक है, वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अपर्दन क्या होता है, एक जगह से ले जाना, और निक्षेपण क्या होता है, दूसरी जगह पे डाल देना। तो बस सिंपल सी बात है, यही होता है। नदी के कार्य, नदी कैसे क्या काम करती है? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी का जो पानी है वो ऑब्वियस ही बात है, पानी मिट्टी को अपने साथ लेके जाएगा, तो वो गहरी होती चली जाती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े वाले ढाल में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ से नदी आ रही है और यहाँ नीचे गिरेगी, तो ये जो गिरेगी तो यहाँ पे भी, ये इसको क्या बोलेंगे हम, इसको तो जलप्रपात वाटरफॉल बोलते हैं। और ये नीचे मतलब जो नॉर्मल है जो, या फिर जो कमजोर चट्टान थी उसको तोड़ के इसने एक गड्ढा या एक क्रेटर जैसा बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा है, एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये कुछ मुख्य वाटरफॉल्स हैं जो सबसे बड़े हैं मतलब आकार में। ठीक है, यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात का एग्जांपल वो डायग्राम हमें दिखाया गया है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प या मेंडर्स कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो अब देखिए ये विसर्प क्या होते हैं, जब नदी पहाड़ी जैसे इलाके में बहती हुई जब मैदानों में आती है तो वो एक डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं बहती है, वो ऐसे गोल 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 सांप की तरह बहती है। तो जो नदी के जो बड़े बड़े मोड़ होते हैं, वो जो बड़ा घुमाव लेती है, उसको हम विसर्प कहेंगे। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। अब देखो जैसे ये आप ऐसे समझिए, ये ऐसे 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 घूम के आ रही है, तो ये क्या है, इनके किनारों पे यहाँ यहाँ से अपर्दन होने लग जाएगा और फिर ये कट के पृथ्वी से, ये सॉरी, इस नदी से अलग हो जाएंगे और ये अलग नदी बनाते हैं जिसे चाप झील, ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। मतलब ये जैसे ये चाप झील बन गई, ये कट के और अलग हो गया इस नदी से, ये नदी दूसरी साइड से बहने लग गई, पर ये जो क्रेटर या एक गड्ढे जैसा था ये तो यहीं रह गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चाप झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब कई बार क्या होता है, जैसे इधर भी कुछ कोई गांव या शहर बसा हुआ, इधर भी बसा हुआ, तो ये इसकी कोई एक दिशा तो निश्चित है नहीं कि इधर से ही बहेगी, तो कई कई बार ये अपने इस इधर से भी बहने लग जाती है। ऐसा मुख्यतः जब इसमें पानी भर जाता है तब होता है, तो बाढ़ आ जाती है उस टाइम इसकी वजह से।
बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, बाढ़ के साथ कारण क्या होगा, इसकी जो महीन मिट्टी है और जो अन्य पदार्थ अपने साथ लाई थी उनको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। समतल होगा, उपजाऊ होगा और बाढ़ग्रस्त यानी फ्लड प्लेन मैदान। ठीक है, फ्लड प्लेन यानी बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं, कि नदी के जो उठे हुए भाग हैं उनको क्या बोलेंगे हम, तटबंध बोलेंगे या लेवीज बोलेंगे। ठीक है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते जब देखो, जैसे ये पहाड़ से जब कोई नदी चली तो उस समय जितना उसका बहाव तेज होता है उतना वो जब तक समुद्र तक पहुंचती है तब तक नहीं रहता, तब तक वो बहुत धीमी हो चुकी होती है, तथा धीमी होने के साथ साथ वो बहुत सारी अनेक अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अनेक छोटी छोटी नदियां उससे निकलने लग जाती हैं, जिनको वितरिका कहा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाई मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो होगा क्या कि जब पानी तेज बहता है तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है, लेकिन जब वही पानी धीमा हो जाता है तो जो भी अपने साथ वो लेके आई होती है, मिट्टी, कोई भी कंकड़ पत्थर कुछ भी लेके आई होती है, वो वहीं डालने लग जाती है समुद्र के किनारे, जहां से वो समुद्र में गिरने वाली होती है। तो होता क्या है कि वो अपने मुहाने का निर्माण करती है, और जो मुहाना मतलब जहां से वो समुद्र में गिरेगी, और उस मुहाने पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारे अवसाद जो अपने साथ लेके ये होती है तो वो उनको वहां डाल छोड़ देती है समुद्र में गिरने से पहले। तो वहां पे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य, वर्क ऑफ सी वेव्स। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तत्कीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे बड़ी दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यहाँ से ये जो पानी है ये आके यहाँ टकराएगा इस चट्टान पे, तो यहाँ क्या होगा, इस पानी के बहुत बार टकराने से, मतलब ये तो 24/7 चलता ही रहता है, तो ये बार बार टकराएगा, तो यहाँ पे एक गुफा का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छती बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। अब क्या होगा, ये जब ये गुफा बड़ी होती जाएगी तो ये पानी आते 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 जाते इसके आर पार चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके आर पार जाने से ये पत्थर तो पूरा कट गया, लेकिन ये जो आप घुमाव देख रहे हैं ये घुमाव तो सेम यही रह गया, तो इसको हम बोलेंगे तटीय मेहराब कहते हैं। लेकिन पानी है तो वो तो लगातार अपरदन करता रहेगा, लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बच जाती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि एक इधर वाला पोर्शन है, ये बार बार ये होता रहा तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा, तो फिर ये एक बस अकेला ऐसे वो स्टैक जैसा बचेगा, तो इसको स्टैक बोलते हैं। ठीक है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं या सी क्लिप्स कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को, तो मतलब जो चट्टान के तट होते हैं, मतलब जो चट्टानें समुद्र में होती हैं, वो अगर बाहर निकली होती हैं, समुद्र की जो सतह है उससे बाहर निकली होती है, ऊपर उठी हुई होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, हम सी क्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। बीचेज कैसे बनते हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो अपने साथ जमा, जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी कूड़ा जो भी होता है वो सब ला के किनारे पर डाल देती हैं, तो उससे हम समुद्री बीचेज या समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। अब आता है हिमनद, ग्लेशियर्स। हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देते हैं। देखिए, पानी किसी भी फॉर्म में हो चाहे वो अपरदन करेगा ही करेगा। तो अब ये जो बर्फ की फॉर्म में ये भी अपने साथ जो गोलास में मिट्टी है या फिर जो पत्थर हैं, कुछ भी है, मतलब वो अपने साथ ले ही जाता है बहा के। ठीक है, और गोलास में मिट्टी और पत्थरों से भूदर से अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। ये भी गर्त बनाते हैं गहरे, यानी खड्डे बनाते हैं पहाड़ों के बीच में। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और ये सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद
ये हिमोड का निर्माण करते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स का निर्माण करते हैं। देखिए होगा क्या, हिमनद गहरे खड्डों का निर्माण तो कर देते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ जब पिघलती है तो उन गर्तों में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है और वो झील का निर्माण कर देते हैं, मतलब वो एक सुंदर झील में बदल जाते हैं। अब हिमनद मतलब जो ग्लेशियर है वो अपने साथ में कुछ पदार्थ लाया होगा, जैसे छोटे बड़े कंकड़ पत्थर, रेत, तलछट जो भी लाता है वो उसमें डाल देता है। ये निक्षेप हिमनद हिमोद का निर्माण करते हैं, मतलब ग्लेशियर मोरेन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं कि जो ऊपर हमने देखा ये नदियां किस प्रकार से काम करती है, यानी जल किस प्रकार से अपरदन करता है। अब हवा का देख लेते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए, ये तो बच्चों के लिए काम दिया गया है। हम यहाँ से देखते हैं, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान है, वहां पे आपको पता है बारिश तो होती नहीं है तो जल भी नहीं होगा। अब जल नहीं होगा तो अपरदन कैसे होता है, तो वहां पे अपरदन का काम करती है हवा यानी पवन। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल या मशरूम रॉक्स कहते हैं। होता क्या है कि जो मिट्टी है, वो सॉरी हवा है, वो मिट्टी को मतलब अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो जैसे आपने मशरूम देखा होगा ना, तो जो मिट्टी के टिब्बे होते हैं वो उस प्रकार से कट जाते हैं, मशरूम के आकार में कट जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, मशरूम रॉक्स कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटते हैं, इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, जैसे मैं बता रहा था। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। हवा जब तक चलती रहेगी तो अपने साथ रेत को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगी, लेकिन जब रेत वो हवा रुकती है तो वो जो उसमें रेत होती है वो वहीं गिर जाती है। गिरती है तो उससे क्या होता है, बालू के टिब्बे का निर्माण होता है, यानी सैंड ड्यून्स बोलते हैं इनको। बालू के टिब्बों को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, जब बालू कण महीने में हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। देखिए, जब बालू मिट्टी के जो कण हैं वो बहुत बारीक और हल्के होते हैं तो हवा उनको उठा के बहुत दूर तक ले जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हवा अगर उनको उठा के दूर तक ले गई है तो वो उसके साथ ही रहेंगे, हवा के साथ ही रहेंगे। नहीं, जब हवा रुकेगी तो वो आसपास के जिस क्षेत्र में भी गए हैं वहां पे निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब यहाँ वहां पे गिरते हैं वो जाके। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो ये कंडीशंस बनती हैं इनको बोलते हैं हम लोयस। और चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं, चीन में बहुत सारे लोयस ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे सारी चीजें। देखिए बेसिक सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस वही अपरदन, निक्षेपण ये कैसे होता है वो सारा बताया गया है, और पृथ्वी अपना आकार किस प्रकार से बदल रही है वो सारी चीजें बताई गई है। तो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी मेरे को नहीं लगता कि इनमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है, और ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।